राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। कभी आपने जानने का प्रयास किया है कि गाय के गोबर का मूल्य क्या हो सकता है? यथार्थ में गाय के लिए तो वो त्याज्य वस्तु है, एक विष्ठा स्वरूप है, व्यर्थ पदार्थ है, पेट के अंदर पैदा हुआ अनावश्यक व्यर्थ है। इसको त्याज करना ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यही गाय का त्याज गोबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए पुराने ज़माने से एक कहावत, एक श्लोक बहुत प्रचलित हुआ है, गौ में वसते लक्ष्मी। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है और वास्तव में गाय का गोबर लक्ष्मी स्वरूप है। जो लोग गाय की उपयोगिता को जान लेते हैं, गाय के महत्व को समझ लेते हैं, उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होने लगती है, लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने लगता है। उसके जीवन में फिर सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। तो फिर गाय का गोबर उनके लिए स्वर्ण तुल्य बन जाता है, सोने जैसा बहुमूल्य बन जाता है। क्योंकि जो हाल में जो वैज्ञानिक परीक्षण हुए हैं, जो अध्ययन कार्य हुए हैं, उनसे भी गाय के गोबर में 3000 के आसपास कुछ ऐसे तत्वों का पता चला है जो गाय की उपयोगिता को सिद्ध साबित करते हैं। सामान्यतः जो गाय का गोबर है उसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्सा तो सेलुलोज का रहता है। ऐसे भाग का रहता है जो अपचित आहार के रूप में रहता है, क्योंकि गाय का जो भोजन है, जो आहार है, वो घास फूस और सेलुलोज प्रधान ही रहता है। क्योंकि गाय सेवन करती है, झाड़ सेवन करती है, घास फूस सेवन करती है, कई तरह की वनस्पतियों का सेवन करता है। उसमें से काफ़ी हिस्सा तो उसके पेट में जाके पच जाता है, लेकिन फिर भी बहुत हिस्सा ऐसा है जो पचने से रह जाता है। तो ये पचने से रह जाने वाला हिस्सा व्यर्थ रूप में गाय के गोबर में विद्यमान रहता है। इसके अलावा गाय के पेट के अंदर कई ऐसे एंजाइम रहते हैं, कई ऐसे माइक्रोब्स या बैक्टीरियास रहते हैं, ये बहुत उपयोगी हैं। गाय के गोबर में 60 से ज़्यादा ऐसे बैक्टीरियास का पता लगा है जो मानव के लिए, चाहे वो औषधि रूप में हो या फिर खेती के लिए या फर्मेंटेशन के लिए, यानी कि बायोगैस के लिए या दूसरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं माइक्रोब्स के ऊपर कई तरह की जो रासायनिक क्रियाएं निर्भर करती हैं। इन्हीं माइक्रोब से को हम कई तरह के एंजाइम मान लेते हैं, कई बार इनको ही फ्रेंडली बैक्टीरिया कह देते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं जो 50 तरह के जीवाणु हैं, माइक्रोब्स हैं, गाय के पेट के अंदर कई ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे बहुत उपयोगी पोषक तत्व पैदा होते हैं। इन्हीं में एक पोषक तत्व है विटामिन B12 का पैदा होना। गाय एक ऐसी एकमात्र प्राणी है जो अपने मल के साथ में, अपने गोबर के साथ में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 का रिसाव करती है, छोड़ती है। और ये मानव के लिए, मानव के साथ में पृथ्वी के लिए या प्राणी जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही मान लें कि गाय के गोबर में जो 50-60 तरीके के बैक्टीरियास होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन बैक्टीरियास में कुछ ऐसे एंजाइम रहते हैं जो फर्मेंटेशन का कार्य करते हैं। फर्मेंटेशन से गैस बनती है और आजकल तो उस गैस का बहुत उपयोग हो रहा है। उससे कई तरह की इंडस्ट्री लग रही हैं, कई तरह के वाहन चलाए जा रहे हैं, कई इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है और पता नहीं क्या क्या कार्य हो रहा है। गोबर का जो दूसरा भाग है इसको अर्धठोस भाग कहते हैं, इसको सॉलिड भाग कहते हैं। इसमें ज़्यादातर हिस्सा सेलुलोज से आता है। ऐसे सेलुलोज से आता है जो 90% बचा, कुछ 60% बचा, कुछ 30% बचा। 90% के ऊपर का जो बचा हुआ भाग है उसको कहते हैं अल्फा नैनो सेलुलोज। वो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे भी आज सैकड़ों तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं और इनके आधार पर गाय के गोबर का जो मूल्य है, जो कीमत है, वो सोने से ऊपर पहुंच जाता है। गाय के गोबर का जो दूसरा भाग है, जो लिक्विड भाग है, उसमें भी बहुत सारे रसायन पैदा रहते हैं। उसमें लिग्निन नामक एक तत्व रहता है जो गोंद का काम करता है, और जब ये गोंद और सेलुलोज एक दूसरे के साथ संयुक्त करते हैं तब गोबर की उत्पत्ति होती है। वैसे गोबर में तो और भी बहुत सारे एंजाइम हैं। गोबर का जो तरल भाव है उसमें ऐसे रसायन पैदा होते हैं, और हमारे यहाँ तो सैकड़ों सालों से ये विश्वास रहा है, प्रचलन रहा है, और ये आज भी सत्य साबित हो रहा है। यदि किसी प्रसूता स्त्री को इसका प्रसव काल निकट हो या प्रसव में ज़्यादा विलम्ब हो रहा हो, ऐसे में गाय के उस रस को 30-40 ml की मात्रा में, 50 ml की मात्रा में लेकर शहद के साथ पिला दिए जाए तो 15 से 20 मिनट के अंदर उस जो प्रसूता स्त्री है उसकी प्रसव क्रिया तीव्रता पकड़ लेती है, और थोड़े देर के बाद ही बिना किसी
तकलीफ के बिना किसी परेशानी के प्रसव क्रिया संपन्न हो जाती है, संतानोत्पत्ति का कार्य हो जाता है। कुछ ही मामलों में इस गोबर रस को दोबारा से सेवन करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा 80 से 90% में बिना किसी जटिलता के, बिना किसी गंभीरता के पुरुषता स्त्री को प्रसव पैदा करने में, बच्चा पैदा करने में सहजता हो जाती है। ये पुराना उदाहरण है, आज भी ये जो कार्य है सहजता से बहुत लोग करते हैं। अभी तो भारत सरकार ने ऐसे नियम बना दिए कि प्राकृतिक प्रसव प्राकृतिक रूप से होना ही नहीं चाहिए। अब उसे अस्पताल जाना चाहिए, उसे नर्सिंग होम जाना चाहिए, वहाँ काट छाँट होना चाहिए, सिजेरियन हो जाना चाहिए। सरकार को या स्वास्थ्य विभाग को सिजेरियन से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सामान्य प्राकृतिक प्रसव नहीं होना चाहिए। सामान्य प्राकृतिक प्रसव से उसको परेशानी है। तो ऐसे सामान्य प्राकृतिक प्रसव के लिए गाय माता का जो गोबर है उसका रस बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गाय के गोबर में जो दूसरे एंजाइम्स रहते हैं, ऐसे रसायन रहते हैं जो अभी हमारे समझ में नहीं आते हैं, इनके बारे में अभी हम कुछ जानते भी नहीं हैं, क्योंकि गाय के गोबर में इतनी मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन्स तो नहीं रहता। एस्ट्रोजन हार्मोन रहता तो अब तक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उसको जानकर, रसायन विशेषज्ञ उसको अलग करके, उसको निश्चित करके बेचना शुरू कर देते। तो इतनी मात्रा में तो एस्ट्रोजन नहीं रहता, लेकिन ऐसा रसायन अवश्य रहता है जो प्रसव क्रिया को सहज बनाने में, सामान्य बनाने में बहुत मदद करता है। इसलिए जिन बहनों को, जिन माँओं को प्रसव के समय तकलीफ रहती है, कष्ट रहता है, या जिनका पहला प्रसव सिजेरियन के माध्यम से हुआ है, उनको ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो विज्ञान अभी इसको प्रमाणित अपने बेसिस पर नहीं कर पाई, लेकिन प्रभाव जानती है कि प्रभाव होता है। तो ऐसा ही ये प्रभाव है कि प्रसव को सहज करने के लिए। दूसरा, गाय के गोबर में कुछ ऐसे रसायन रहते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम रहते हैं जिनके बारे में भी अभी तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए, लेकिन रहते अवश्य हैं। क्योंकि जैसे ही गाय का गोबर पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी पर जो रसायनों के कारण, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के कारण जो हार्ड परत बढ़ जाती है, क्योंकि अब तो पूरी भूमि एक तरह से सीमेंटेड बनती चली जा रही है। उसमें ना तो पानी सोखने की क्षमता है, ना उसमें भुरभरापन है, वो एक तरह से सीमेंटेड परत के रूप में काम करती है। ऐसी सीमेंटेड परत को तोड़ने के लिए, उसको पुनः सामान्य भुरभरा नमीयुक्त बनाने में गाय का गोबर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि गाय का गोबर जिस स्थान में पड़ता है, इसमें सूखा गोबर काम नहीं करता। सूखे गोबर में ऐसे जो रसायन हैं वो कम मात्रा में रहते हैं, इसलिए ज़्यादा मात्रा में चाहिए। फिर पानी का इंतजाम करने की आवश्यकता रहती है कि बिना पानी के, बिना नमी के वो जो तत्व हैं, वो जो रसायन या एंजाइम या बैक्टीरियाज हैं, वो सक्रिय नहीं होते। हाँ, ताज़ा गीला गोबर है, उसमें तत्काल अपना प्रभाव दिखाने की क्षमता होती है। इसलिए पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, रेवड़ चलते थे, गाय के बैलों के झुंड चलते थे, ऊँट के झुंड चलते थे, बकरियों के झुंड चलते थे, जिनको जो कृषक थे, जो उन ज़मीनों के मालिक थे, अरण्य करके, प्रार्थना करके अपने खेतों में बैठाते थे। और वो बैठने का तो चार्ज नहीं लेते थे, लेकिन सारी सुरक्षा पर वो किसान करता था, कोई उनसे लेता नहीं था। उनकी जितनी यथासंभव मदद हो सकती थी उतना करता था। और वो 2-4 दिन के लिए बैठते थे। 2-4 दिन में उनके पास हज़ारों की संख्या में गायें होती थी, हज़ारों की संख्या में बकरियां होती थी, ऊँट होते थे। तो ऊँट, बकरी, भेड़, गाय जो गोबर करती थी, जो मूत्र करती थी, उससे उस किसान का जो खेत है पुनः चार्ज हो जाता था। उसमें काफ़ी मात्रा में खाद मिल जाता था, लेकिन खाद के साथ में ऐसे कुछ अज्ञात रसायन, ऐसे अज्ञात बैक्टीरिया मिल जाते थे जो उसकी मिट्टी को भुरभुरी बना देते थे, इतनी मुलायम बना देते थे कि जब बरसात में पानी गिरता था तो पानी इधर उधर जाने की बजाय उसकी ज़मीन के अंदर गहराई में पहुंच जाता था। और ये बहुत महत्वपूर्ण था। इससे तो जो किसान की ज़मीन है वो अंदर तक नमी युक्त हो जाती थी, उसमें पर्याप्त समय तक नमी बनी रहती थी। नमी के माध्यम से कई और भी जीव जंतु, कीट पतंगे वहाँ सक्रिय हो जाते थे, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते थे। ताकि इससे जो फसल उसमें लगाई जाती थी, उस फसल को सहजता से बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते थे। लेकिन जब से किसान ने ऐसे क्रियाओं को छोड़कर, ऐसी गाय के मूत्र, गाय के गोबर, जब पशुओं के गोबर से अपने को काटना शुरू कर दिया और उसकी जगह रसायन आधारित खादों का प्रयोग शुरू कर दिया, उससे जो ज़मीन है वो सीमेंटेड होती चली गई, सीमेंट जैसी हार्ड बनती चली गई, इसलिए पोरसता समाप्त हो गई।
तो पोरसता समाप्त हुई तो ज़मीन में अब पानी को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। पानी की ग्रहण कम करने की क्षमता होने के कारण किसानों को बार बार पानी प्रयोग करना पड़ता है। तो इसलिए आजकल खेती बाड़ी में पहली तुलना में 3 से 4 गुना ज़्यादा पानी का प्रयोग हो रहा है, और ऐसा पानी ज़्यादातर अनावश्यक रहता है, व्यर्थ जाता है। तो ज़मीन के अंदर से पानी पुल करना पड़ता है। तो ये परेशानी है, इसके कारण जल की समस्या भी खड़ी हो रही है। लेकिन इस चीज़ को गाय का गोबर सहजता से दूर कर देता है, क्योंकि गाय के गोबर में ऐसे एंजाइम या सक्रिय रसायन रहते हैं जो ऐसी हार्ड भूमि को, ऐसी सख्त परत की ज़मीन को पोरस बना देते हैं। जब वो पोरस बनेगी, भुरभुरी बनेगी, तो चाहे किसान उसको पानी से सिंचाई से सींचित करेगा या फिर बरसात का जो पानी होगा वो ज़मीन के अंदर गहराई तक जाएगा। इससे उसकी ज़मीन जो है काफ़ी मात्रा में पानी सोखने की क्षमता रखती है, ज़मीन की आर्द्रता बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है, उसमें कई तरह के जीवाणु विषाणु विकसित होने लगते हैं। केंचुओं की संख्या आजकल क्यों घटी है? आज से 20-25 साल पहले हर किसान के खेतों में, हर ज़मीन के आसपास अब सैकड़ों की संख्या में प्राकृतिक केंचुए दिखते थे। बारिश हुई नहीं कि कहीं ना कहीं से केंचुए चारों तरफ दिखाई दे जाते थे। अब तो केंचुए दिखाई नहीं देते, अब तो खरीद के आपको खाद बनाने के लिए खरीदने पड़ते हैं। उसका कारण यही है कि जब से हमने रसायन आधारित खादों का प्रयोग शुरू किया या फिर ऐसे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइडों का छिड़काव अपने खेतों में किया, तब से हमने ऐसे हजारों तरह के जीवाणु को नष्ट कर दिया, कीट पतंगों को समाप्त कर दिया और केंचुओं को समाप्त कर दिया। तो इस चीज़ को यदि प्राकृतिक लाना है तो इसमें गौ माता बहुत सारी मदद कर सकती है। गाय के और भी बहुत सारे उपयोग हैं। इन सारे उपयोगों की बात करूं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इनकी बात मैं करूंगा, क्योंकि गाय के गोबर से बहुत सारे मित्र हैं जो कई चीज़ें बना रहे हैं। कुछ गमले बना रहे हैं, कुछ सीमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग टाइल्स बना रहे हैं, और ऐसी टाइल्स और ऐसी ईंटें बना रहे हैं कि जो 300 डिग्री तक टेम्परेचर को सहन कर लेती है। जैसे बारिश का, दूसरी जो प्रतिकूल स्थितियाँ, उनका असर नहीं पड़ता। लेकिन इससे भी आगे हम जा सकते हैं। कुछ लोग गाय के गोबर से पेपर बना रहे हैं, कागज़ बना रहे हैं, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में सेलुलोज रहता है। सेलुलोज के कारण गाय के गोबर से सहजता से कंडे बनाए जाते थे। कंडों का प्रयोग ईंधन के रूप में होता था। आजकल कंडे बनाने की थोड़ी स्पीड घट गई है, क्योंकि अब कंडों का प्रयोग कहाँ करेंगे? कंडे तो गांवों में होते थे, हलवाई करते थे। अब हलवाई भी गैस के माध्यम से दूध गर्म करते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, तो कंडों की उपयोगिता नहीं रही। लेकिन कंडे का बेस भी वही सेलुलोज था। अब उस सेलुलोज का प्रयोग हम दूसरे कामों में करने लगे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सबको यदि हम एक साथ जोड़ लें तो गाय के गोबर का बहुत मूल्य है, और इस मूल्य को यदि तोलें, हम कंपेरिजन करने लगे हैं, तो ये सोने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। और हमारे देश में हर रोज़ 30 लाख टन से ज़्यादा गोबर पैदा होता है। इस पूरे गोबर का यदि हम सदुपयोग कर पाएँ तो आप देख सकते हैं कि हम अपने जीआरडी में कितना हिस्सा दे सकते हैं, या फिर उन गौ पालकों को कितना फ़ायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है, जो अब दूसरों से मदद की चाह रखते हैं। गाय पालते हैं क्योंकि गाय का खर्चा नहीं निकलता, तो गोबर के माध्यम से भी वो संपन्नता को ग्रहण कर सकते हैं और अपनी आर्थिक